नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप आपकी पढ़ाई के साथ ही आपकी खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखते होंगे। तो आज हम हिस्ट्री का एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मुगल पीरियड। पानीपत की फर्स्ट बैटल से ही भारत में मुगल शासन की शुरुआत होती है और ये मुगल शासन की शुरुआत कौन करता है तो वो है जहीरुद्दीन बाबर, जिसको भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कहा गया है। ये कुछ नाम हैं जो मुगल ग्रेट मुगल एम्परर के नाम से भी हम इनको कह सकते हैं कि ये एम्परर जो है इनकी ये बड़े ही महत्वपूर्ण एम्परर है मुगल पीरियड के। तो सबसे पहला जो है बाबर, जिसके बारे में हम जानेंगे। ये जो चार्ट है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, स्लाइड आपको भेज दूंगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि किसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट रूलर हुआ है इस मुगल डायनेस्टी के अंदर। तो सबसे पहला है बाबर। इसकी रेंज 4 साल की ही थी। नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। मूल नाम क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद। इसको बाबर कहा गया है। अभी ये जो बाबर है इसका चित्र ऐसा दिखाया है मैंने, हालांकि हमको एक्चुअल चित्र आज भी उसका मालूम नहीं है कि बाबर कैसा दिखता था, बट एक चित्र दिखाया है जिसके द्वारा आपको समझ में आता है कि ये जो बाबर है 4 साल की रेंज में इसने मुगल साम्राज्य की स्थापना तो की, बट इतनी आसानी से उसको फर्स्ट बैटल के बाद भी राज्य नहीं मिला और भी बैटल्स उसको लड़नी पड़ी। तो ये जो है, जैसे मैंने कहा था कि फर्स्ट बैटल के साथ उसने अपना साम्राज्य बना लिया, स्थापित कर लिया। अभी उसने खुद को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान इस नाम से, इस उपाधि से खुद को पुकारा है। अभी ये जानकारी हमें उसकी जो ऑटोबायोग्राफी उसने खुद ने लिखी थी जिसका नाम है बाबरनामा। याद रखो, बाबरनामा। इस बाबरनामा, इसको तुजुके बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। इसको किसने लिखा है? तो बाबर ने, जो उसकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है। तो अभी ये राजपूत शासक थे मेवाड़ के राणा संग और बाबर, इन दोनों के बीच में खनुआ की लड़ाई हुई और ये जो खनुआ की लड़ाई है ये लड़ी गई 16 मार्च 1527 को। अभी इस बैटल में क्या होता है कि राणा संगा हार जाते हैं। किस बैटल में? बैटल ऑफ खनुआ। कब लड़ी गई थी? 1527। इसके आधार पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है एनडीए की एग्जामिनेशन में कि बैटल ऑफ खनुआ किन दोनों शासकों के बीच में लड़ी गई? क्या रहेगा आंसर? बाबर और राणा संग। इनको राणा संग्राम के भी नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट याद रखो। अभी उसने चंदेरी, अजमेर, ग्वालियर, आमेर, यहाँ के जो शासक है, मारवाड़ है, तो ये जो शासकों को है उसने डिफीट कर दिया था। किसने? बाबर ने। और यहाँ पर अपने राज्य की स्थापना की थी। अभी इसने गाजी एक टाइटल भी खुद को लगा लिया था। अभी मेदिनी राय, इनके साथ भी बाबर की चंदेरी में लड़ाई हो गई थी। तो ये चंदेरी की लड़ाई करके फेमस है जो 1528 में लड़ी गई थी। बाबर के बाद में हमें एक 4 साल की रेंज के बाद उसका जो पुत्र है हुमायूं, वो शासन में आता दिखाई देता है। तो भी ये हुमायूं के पीरियड में क्या होता है? हुमायूं जैसे ही गादी पर बैठता है, वो एक शासक तो थे, उसको राजपाट के धड़े भी मिल चुके थे अपने बाप से ही, बट क्या होता है कि 10 साल के बाद यहां भारत पर शेर शाह सूरी नामक एक आक्रामक शासन करने लगता है जिसका रिवॉल्ट होता है किसके अंडर में? तो हुमायूं इस शासक के राजकाल में। तो पहले तो हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं कि हुमायूं की जो रेंज थी वो 1530 से लेकर 1556 की थी। हालांकि इसने इतने साल यहां पर राज नहीं किया। तो 1540 से लेकर 1555 ये जो समय था, ये हुमायूं की जिंदगी का सबसे कठिन समय था, क्योंकि इस समय में हुमायूं के हाथ का जो बाप ने कमा के दिया जो भी राज्य था वो पूरा का पूरा चला गया था। और किसने जीत लिया था? तो वो था शेर शाह सूरी। अभी ये शेर शाह सूरी और
हुमायूं के बीच में 2 बैटल्स हुई, बैटल ऑफ चौसा और एक और बैटल होती है जिसका नाम मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस बैटल में यह है बिलग्राम की लड़ाई, दूसरी बैटल। तो ये जो दोनों बैटल है, इन दोनों बैटल में शेर शाह सूरी इस हुमायूं को डिफीट कर देता है और खुद दिल्ली का शासक बनता है। अभी दिल्ली का शासक बनने के बाद ये जो हुमायूं है ये काबुल कंधार की तरफ भाग निकलता है। अभी वहां पर जाकर ये धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी करके अपनी खुद की फिर से एक सेना खड़ी करता है। अभी ये सेना को लेके फिर से वो भारत पर अटैक करना चाहता है। इसके बारे में भी हम आगे जानते हैं। पहले तो ये शेर शाह सूरी के बारे में जानते हैं। ये शेर शाह सूरी ने भी कुछ बड़े ही बदलाव और भारत में सुधारणाएं लाने की सोची। तो अभी ये जो हुमायूं है उसको जैसे वो काबुल कंधार में होता है वैसे ही उधर ही उसको एक बेटा प्राप्त होता है जिसका नाम है अकबर, जिसको हम दी ग्रेट अकबर के नाम से भी जानते हैं, जो भारत के इतिहास में बड़ा ही प्रसिद्ध मुगल एम्परर है। इसका एक स्पेशल चैप्टर है हमारे इस मुगल पीरियड में जिसको हम आगे आने वाले पीरियड में पढ़ेंगे। बट याद रखो ये जो अकबर था इसका जो बचपन गया वो इतना कुछ अच्छा नहीं गया। हालांकि आज उसके जो काम है उसको हम अच्छी तरीके से याद रखते, बट उसका जो बचपन है वो बड़े ही दुखद भरा था, क्योंकि उसके बाप के पास खुद का राज्य नहीं था, इधर उधर भागना पड़ता था। तो क्या है कि अकबर का बचपन बड़ा ही दुख भरा था। तो यहां पर ये हमें हुमायूं की तोम दिखाई है। हुमायूं की तोम दिल्ली में है। तो क्या होता है कि हुमायूं जब काबुल कंधार जाता है तो वहां पर वो छोटे छोटे लोगों को कलेक्ट करके अपनी खुद की आर्मी डेवलप करता है और भारत पर अटैक करने के लिए फिर से आता है। काबुल कंधार जीत जीत कर दिल्ली तक आता है और उसकी लाइब्रेरी से गिर के मौत होती है। खुद की लाइब्रेरी थी उसकी जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो जाती है। अभी इसका जो बेटा था अकबर वो उस समय में 13 या 14 इयर्स का होगा। बट क्या कहता है कि जैसे मेरे बाप का सपना था कि भारत पर राज करना है, तो अकबर क्या कहता है कि हाँ अभी बाप तो नहीं है बट ये सपना मैं पूरा करूंगा। तो उसी आर्मी का नेतृत्व ये 13 साल का अकबर करता है और भारत पर अटैक करने के लिए उस आर्मी के साथ भारत में चला आता है। अभी भारत में उस समय में जैसे मैंने कहा था सूरी का शासन था। इस सूरी के शासन में रिवॉल्ट्स हुए फिर से और हेमचंद्र विक्रमादित्य नामक एक सरदार था जिसने अपने ही राजा के खिलाफ बंद कर दिया, रिवॉल्ट कर दिया और खुद दिल्ली का शासक बन गया। हालांकि वो ज्यादा दिन शासक नहीं बना रहा, बट दिल्ली के गादी पर बैठने वाला मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री का वो आखिरी सुल्तान था। तो क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि हुमायूं रिकवर करके आता है बट उसकी लाइब्रेरी से गिर के डेथ होती है, तो आगे की जो जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से अकबर पर आती है। अभी अकबर की जो रेंज है वो आपको दिखाई है कि 1556 से लेके 1605 तक, बड़ी ही मतलब नियर अबाउट 49 इयर्स इस शासक ने भारत पर राज किया और अच्छी अच्छी सुधारणाएं लाई। अभी भारत में आने के बाद उसको हेमचंद्र विक्रमादित्य से लड़ाई लड़नी पड़ी। किसको? अकबर को। और वो बैटल को सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है जो 1556 में लड़ी गई और इस बैटल ने अकबर ने हेमू को डिफीट कर दिया और भारत में फिर से मुगल एम्परर की स्थापना हो गई। अभी आगे पढ़ते हैं हम कि अकबर के रेंज में कौन से अच्छे अच्छे काम हुए। तो ये जो था अकबर, इसके पीरियड में उसने राजपूत शासकों से बड़े ही अच्छे बर्ताव किए। अभी इसके पीछे पॉलिटिकल रीजन हो सकता है कि राजपूत नाम की जो लड़ाऊ कम्युनिटी थी वो बड़े ही सहायता और अपने शब्द के बंधे हुए थे। तो इनकी सहायता से वो अकबर अपने राज्य को स्टेबल कर सकता था। करके उसने जोधा इस राजपूत कन्या से शादी भी की थी। तो कैसे होता है कि
एक स्टेबिलिटी प्राप्त होती है अपने राज्य को। ये जो है बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सिकरी, इस शहर की स्थापना भी अकबर ने ही की थी, जहां पर ये बुलंद दरवाजा है। ये फतेहपुर सिकरी नामक गांव है, इसका भी एक अलग इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसका क्या इंपॉर्टेंट है हम जान लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि अकबर ने राजपूतों के साथ में अच्छे संबंध बनाना चाहा, बट उसको एक अड़चन थी, और वो थी मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह से। वो क्या थी कि वो मुगलों का शासन मानने के लिए तैयार नहीं थे, और अकबर उनको वो मानने के लिए बाध्य करना चाहते थे। बट क्या होता है कि महाराणा प्रताप राजपूत अपनी बात तो नहीं सुनने, टाल भी नहीं सकते थे और बात बदलने भी नहीं चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, युद्ध करना चाहा। अकबर ने अपनी आर्मी भेजी और राणा प्रताप, इन दोनों के बीच में हल्दी घाटी इस ठिकान पर एक लड़ाई लड़ी गई। बैटल ऑफ हल्दी घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यहां पर जो बैटल हुई उसमें राणा प्रताप की हार होती है, बट लास्ट तक उसने मुगल एम्परर अकबर की बात नहीं मानी और उसका शासन एक्सेप्ट नहीं किया। ये बात याद रखनी है। हल्दी घाटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी किन दोनों के बीच में लड़ी गई, क्या क्वेश्चन है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? मुगल शासक अकबर और राणा प्रताप। अभी नेक्स्ट पॉइंट है अकबर की तोम, ये आगरा में है। ये क्वेश्चन बन सकता है आपको कि अकबर की तोम कहां पर है, बट अकबर के पीरियड में और भी कुछ बातें होती है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो ये बड़ा ही सेक्युलर राजा था। जैसे वो मुस्लिम तो था, तो मुस्लिमों के साथ अच्छा बर्ताव तो करता ही था, बट हिंदुओं के साथ भी वो अच्छा बर्ताव करता था। जिजिया नामक जो कर हिंदुओं को भरना पड़ता था, वो उसने एबोलिश कर दिया, खत्म कर दिया। आज से कोई जिजिया कर नहीं भरेगा। अभी इसकी रिलीजियस पॉलिसी थी, रिलीजियस पॉलिसी के तहत ही इसने राजपूतों के साथ में अच्छे से संबंध बना लिए थे। अभी क्या होता है कि बाबर, हुमायूं, इन दोनों से अलग था अकबर। इसको अपने धर्म का तो अभिमान था ही, जैसे मैंने कहा ये सेक्युलर आदमी था। उसने क्या कहा कि मुझे सारे धर्मों के, सारे रिलीजन के बारे में मुझे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, और इसके लिए ही उसने फतेहपुर सिकरी नामक जो गांव था, जो उसने शहर बसाया था, वहां पर उसने इबादत खाना नाम की एक इमारत बना ली। अब इस इमारत का क्या महत्व है, नाम याद रखो, इबादत खाना। कहां पर? फतेहपुर सिकरी में। तो यहां पर क्या होता था कि जैसे जो भी उस समय में हिंदू विद्वान थे, मुस्लिम विद्वान थे, या फिर क्रिश्चियन विद्वान थे, ये जो सारे विद्वान थे अलग अलग रिलीजन्स के, उन सारों को उस इबादत खाना बिल्डिंग में बुलाकर उनसे वो धार्मिक इंफॉर्मेशन, धार्मिक जो जानकारी थी, धार्मिक जो बातें थी, उस पर वाद विवाद करता था, चर्चा करता था। खुद अकबर उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करता था। और इन सारे धर्मों का कुछ बुरी भी चीजें हैं, कुछ अच्छी भी चीजें हैं सारे धर्मों में। तो उसने क्या किया कि सारी अच्छी अच्छी चीजें मिला के अपना खुद का एक रिलीजन बना लिया, और जिसको उसने दीन ए इलाही इस नाम से पुकारा है। और वो जो दीन ए इलाही है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। अभी ये जो दीन ए इलाही है, इसके अलग अलग रूल्स थे, जिसके बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो इबादत खाना नाम की जो बिल्डिंग थी, वो हाउस ऑफ वर्शिप, जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग विद्वानों को वहां पर बुला के वो अकबर डिस्कस करता था विद्वानों के साथ में। अभी ये जो रिलीजन था दीन ए इलाही, सम्राट के द्वारा निर्माण किया गया था, बट सम्राट चाहता तो इस रिलीजन को पूरे राज्य में फैला सकता था, पूरे राज्य का एक ही रिलीजन कर सकता था, सबको वो कंपेल कर सकता था कि आप इस रिलीजन को एक्सेप्ट कर लो। बट याद रखो, अकबर ने ऐसा नहीं किया। और कुछ खास लोगों ने, जैसे बिरबल ही या फिर 15-16 ही लोग थे जिन्होंने इस दीन ए इलाही नामक नए धर्म का स्वीकार कर लिया था। तो अभी ये जो
धर्म है अकबर के साथ ही खत्म हो गया, ये इतने ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। बट नाम याद रखना है कि दीन ए इलाही, इस धर्म की स्थापना किसने की, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो है अकबर। अकबर द्वारा किस धर्म की स्थापना की गई है, उसका नाम है दीन ए इलाही। अभी इसमें अकबर ने लैंड रेवेन्यू सिस्टम में और एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ बदलाव लाए। तो तोडरमल नामक एक राजा थे जिनकी हेल्प से लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की सेटलमेंट की थी अकबर ने। किनके द्वारा? तोडरमल, राजा तोडरमल द्वारा। अभी उसके बाद मनसबदारी नाम का सिस्टम भारत में इंट्रोड्यूस किसने किया, तो वो है अकबर। इसके अलावा रेवेन्यू सिस्टम में जब्ती, बंदोबस्त सिस्टम और दहशला सिस्टम, तो ऐसे अलग अलग सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम में इंट्रोड्यूस किए। एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी नाम का एक नया सिस्टम अकबर ने इंट्रोड्यूस किया, इसके बारे में भी हम जानेंगे। ये मनसबदारी सिस्टम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। अभी इसकी अलग अलग रैंक्स होती थी, 10 की मनसब से लेके 7,000 तक की मनसब, ऐसे अलग अलग रेंज थे। 5,000 की मनसब, 10 की मनसब, 7,000 की मनसब, 100 की मनसब, 1,000 की मनसब, 2,000 की मनसब, ऐसे उसके औहदे थे। अभी 7,000 की मनसब सबसे ऊंची मनसब होती थी। तो ये जो मनसब है राजा के रिलेटिव या फिर राजा के पुत्र को ही दी जाती थी। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन में उसने बदलाव लाया था। सिस्टम का नाम क्या था? मनसबदारी सिस्टम। ये आपको याद रखना है। ये यहां पर मैंने 5,000 दिया है, बट कि इससे भी ऊपर 7,000 वाली भी मनसब थी, तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी रैंक्स डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, जाट एंड सवार। मतलब सैन्य में जो भी सरदार थे, सैनिक थे, उनकी रैंक्स थी जाट और सवार। तो ये जो थे, मतलब जिसके पास घोड़े हैं और घोड़े नहीं है, इस आधार पर ये जाट और सवार डिवाइड होते थे। जाट मीन्स अ पर्सनल एंड अ फिक्स पर्सन स्टेटस ऑफ, और उसके बाद में है सवार रैंक, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कैवेलरीमैन एंड द पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। मतलब हॉर्स के साथ ही जाट और सवार के अंडर में भी कुछ सैनिक काम करते थे। अभी उनके अंडर में काम करने वाले सैनिक परमानेंट थे या फिर जरूरत पड़ने पर ही उनको बुलाया जाता था। इसके आधार पर ये जाट और सवार, ये जो रैंक्स थी, ये डिवाइड होती है। तो ये देखो, एटलीस्ट 2 हॉर्सेस एवरी सवार को, एटलीस्ट 2 हॉर्सेस तो भी मेंटेन करने पड़ते थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। अभी ये जो है नेक्स्ट रूलर है हमारे मुगल एम्परर। इस एम्परर का नाम है जहांगीर। 1605 से लेकर 1627 ये जो थी उनकी रेंज थी। अभी अकबर के पीरियड में हमें फिर से नवरत्न दरबार दिखाई देता है। एक बात आपको अकबर के बारे में जाननी पड़ेगी, इससे पहले हमने चंद्रगुप्त II के दरबार में नवरत्न दरबार पाया था। अभी यहां पर भी नवरत्न दरबार है, जिसमें बिरबल, राजा टोडरमल, तानसेन, ऐसे अलग अलग नाम थे, अबुल फजल भी थे। तो ये जो विद्वान थे अकबर के दरबार में थे और जिनको नवरत्न दरबार कहा गया है। अभी ये जो जहांगीर है, ये अकबर के पुत्र थे। इनको सलीम के नाम से भी जाना जाता है, वही सलीम जो अनारकली से प्यार करता था, जिनकी स्टोरी आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ी होगी। बट इसके कार्यकाल में क्या हुआ ये भी तो जानना जरूरी है। अनारकली की स्टोरी तो याद रखो ही, बट बाकी चीजें भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना जरूरी है। अभी 1605 में अकबर की मौत होने के बाद में उसका बड़ा बेटा जहांगीर राजगद्दी पर बैठ जाता है। अभी ये जो था जहांगीर, इसने सिखों के जो 5वें गुरु है अर्जुन देव, इनकी हत्या कर दी थी। और क्यों कर दी थी? क्योंकि ये खुसरो के सपोर्टर थे। खुसरो कौन थे? तो ये थे इनके भाई। तो
यहां पर आपको याद रखना है, इनका नाम जो है ये था सलीम, और जहांगीर के नाम से उनको जाना जाता है, जिसका मतलब होता है कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड। अभी इसके बारे में हम जानते हैं कि जहांगीर के पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी। अभी जहांगीर जो थे ये इतने स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे अकबर जैसे, तो इनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था नूरजहां, ये ही एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती थी। अभी शाहजहां के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये जो चित्र है शाहजहां का चित्र दिखाया गया है। 1627 से लेके 1658 ये जो रेंज है शाहजहां की रेंज है। अभी इनके पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो ये जो रूलर थे कला के बड़े ही प्रेमी थे, आर्किटेक्चर लवर थे, जिनके पीरियड में हमें भारत में लाल किला और ताजमहल जैसी वास्तुओं का निर्माण होता दिखाई देता है। और ये शाहजहां की रेंज को ही भारत का दूसरा सुवर्ण युग कहा गया है। पहला सुवर्ण युग किसको कहा गया है? तो वो है गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड को, और दूसरा सुवर्ण युग इस शाहजहां की इस कार्यकाल को दूसरा सुवर्ण युग ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऐसे कहा गया है। अभी इनकी जो डेक्कन पॉलिसी थी इसके तहत उन्होंने खानदेश, बेरार, तेलंगाना, दौलताबाद ये सारा एरिया कॉन्कर कर लिया, और अपने जो बेटे थे जिनमें से एक का नाम था औरंगजेब, दारा शुकोह, ये दो नाम थे, तो इनको उस एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट के लिए लगा दिया। साउथ में जो दौलताबाद, औरंगाबाद का जो प्लेस था यहां पर औरंगजेब काम करते थे। अभी शाहजहां के पीरियड में इंपॉर्टेंट कुछ घटनाएं हुई इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन्होंने आर्किटेक्चर में ही बहुत बड़ा काम किया है। अभी दारा शुकोह ये जो थे ये राजपुत्र थे और शाहजहां की मौत के बाद यही शासक बनने वाले थे। बट औरंगजेब को जैसे पता चला कि शाहजहां की तबीयत खराब हो रही है, 1656-57 के इस पीरियड में जब शाहजहां की तबीयत खराब होने लग गई तो औरंगजेब के मन में सवाल उठा कि उसके बाप के मरने के बाद दारा शुकोह सुल्तान बनेगा। ये दारा शुकोह जो थे ये अकबर की तरह सेक्युलर विचार वाले राजा थे, सम्राट थे। अभी अगर औरंगजेब को ये बात अच्छी नहीं लगती थी कि एक राजा सेक्युलर हो, और वो खुद राजा बनना चाहते थे, सम्राट बनना चाहते थे, बट बाधा थी तो वो थी दारा शुकोह जो उनके बड़े भाई थे। बाप की तबीयत बिगड़ने की वजह से साउथ में काम करने वाला जो औरंगजेब था वो जल्दी ही दिल्ली की तरफ, आगरा की तरफ बढ़ने लग गया। अभी वहां पर जाकर क्या किया उसने, तो सबसे पहले अपने भाई को उसने चैलेंज किया कि आपको मैं राजा नहीं बनने दूंगा, सम्राट बादशाह नहीं बनने दूंगा, और खुद के बाप को कैद में डाल दिया और इस दारा शुकोह के साथ में लड़ाई लड़ी, और इस बैटल में उसने दारा शुकोह को हरा दिया। ही एंटर एट द आगरा फोर्ट आफ्टर डिफीटिंग दारा को हराने के बाद ही उसने आगरा के फोर्ट में कदम रखे और बाप को भी कैद कर लिया और खुद दिल्ली का सुल्तान बन बैठा, दिल्ली का शासक बादशाह बन बैठा। मुगल एम्परर औरंगजेब अपनी नीतियों के लिए बड़ा ही कुप्रसिद्ध है। हालांकि औरंगजेब के पीरियड को हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके राज्य के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये जो औरंगजेब था शासक तो बन गया। अभी यहां पर जो है ये रेड फोर्ट है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था कि शाहजहां ने इस रेड फोर्ट की जो दिल्ली में है इसकी निर्मित की थी। ये जो है ताजमहल आगरा का, इसका भी निर्माण किसने किया, तो वो है शाहजहां। अभी तख्ते ताउस जिसको मयूर सिंहासन के नाम से जाना जाता है, एक्चुअली वो सिंहासन कैसा था इसकी हमें जानकारी नहीं है। अभी एक चित्र है जो मैंने आपको दिखाया है, एक्चुअली में तख्ते ताउस नहीं है, मयूर सिंहासन नहीं है, बट मयूर सिंहासन की निर्मित किसने की थी ऐसा अगर सवाल पूछा जाए तो आंसर क्या रहेगा, शाहजहां। अभी ये तख्ते ताउस और कोहिनूर का हीरा, ये जो दोनों चीजें थी
ये दोनों चीजें नादिर शाह नामक एक लुटेरा आया था, वो भारत से ये दोनों चीजें लूट के ले गया। आगे इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो अभी यहां पर शाहजहां का पीरियड खत्म होता है। अभी औरंगजेब के बारे में हम पढ़ेंगे। 1658 से लेकर 1707 इस रेंज में, बड़ी रेंज में औरंगजेब ने राज किया। एक चित्र दिया गया है, इसके हाथ में कुरान है। ये एक धर्म प्रिय राजा था, कट्टर सुन्नी इस्लाम। तो क्या है कि अपनी रिलीजन की जो भी बातें थी वो पूरी तरीके से औरंगजेब फॉलो करता था। दिन में 5 बार नमाज पढ़ना और इस्लामिक रूल के हिसाब से अपना शासन चलाना और सारी चीजें टाइम टू टाइम करता था। एडमिनिस्ट्रेशन इसका इतना जबरदस्त था कि बाकी कोई एम्परर इसका सामना नहीं कर पाया। मतलब शासन, एक नियंत्रित शासन जिसको कहा जाए, वो था औरंगजेब का शासन। तो इसके पीरियड में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई जिसके कारण ही मुगल एम्परर जो था, पूरा मुगल एम्पायर वो डिक्लाइन स्टेट की तरफ बढ़ने लग गया। तो जिसके बारे में हम अभी आज पढ़ेंगे वो है औरंगजेब। अभी औरंगजेब ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य नष्ट होने की कगार पर चला गया था? तो याद रखो, उस समय में भारत में, उस समय का भारत जो था, बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत का जो नॉर्थ इंडिया का एरिया जो है वो पूरा मुगल एम्परर के अंदर में आता था। अभी इसकी पॉलिसी, औरंगजेब की पॉलिसी के वजह से ही मुगल साम्राज्य डिक्लाइन स्टेट की तरफ बढ़ता गया। साउथ में इस समय में, औरंगजेब की समय में, शिवाजी महाराज का मराठा स्टेट उभरता हुआ दिखाई देता है। अभी बहमनी जो शासन था, इसकी 5 अलग अलग शाखाएं बनी थी, निजामशाही, कुतुबशाही और आदिलशाही। इसमें से वो 3 थी, महत्वपूर्ण 3 जो थी वो थी निजामशाही, कुतुबशाही और आदिलशाही। तो क्या होता है कि ये जो औरंगजेब है, उसके जीवन के आखिरी के जो 25 ईयर्स थे, उसने ये जो साउथ इंडिया के मराठा स्टेट है, बीजापुर का स्टेट है और कुतुब शाह का स्टेट है, इसको जीतने में खर्च किए। पूरा ध्यान, पूरी आर्मी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साउथ इंडिया पर लगा दिया, उसको कॉन्कर करने पर ही लगा दिया। नॉर्थ इंडिया में रिवॉल्ट्स होते रहे जिसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं रहा। और इसी का कारण है कि औरंगजेब की डेथ के बाद भारत में मुगल साम्राज्य डिक्लाइन स्टेट की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता है। अभी औरंगजेब के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि रिवॉल्ट्स होते, जाट्स और सतनामीज का रिवॉल्ट्स हुआ था, सिख्स का भी रिवॉल्ट्स हुआ था नॉर्थ इंडिया में, और मराठों ने भी आखिर में, जैसे मराठों पर आक्रमण किया तो मराठों ने ही खुद का राज्य बचाने के लिए मुगल आर्मी के साथ में लड़ाई शुरू कर दी। और जिस 25 साल की लड़ाई में औरंगजेब का बहुत सारा नुकसान हो गया, और इसी नुकसान के कारण मुगल साम्राज्य जो है डिक्लाइन स्टेट की तरफ बढ़ता गया। जैसे यहां पर लिखा है, इन द सेम टाइम शिवाजी द मराठा रूलर कर्व्ड एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम इन द टेरिटरीज ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कोंकण। ये शिवाजी महाराज का जो साम्राज्य है, जिसको जीतने के लिए औरंगजेब ने बहुत प्रयास किए थे, बट आखिर तक उसको सक्सेस नहीं मिल पाई। बीजापुर और गोलकोंडा 1686 में उसने बीजापुर जीत लिया और 1687 में गोलकोंडा जीत लिया, पर उसकी डेथ तक उसको, मतलब 1707 तक वो मराठों के साथ टक्कर लेता रहा, बट उसको सक्सेस नहीं मिल पाई। राजाराम जो थे वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाए, उनको भी एक रोग हो गया और 1700 में उनकी भी कम आयु में ही मौत हो गई। और ये जो बिखरा हुआ मराठा साम्राज्य था, उसको फिर से एक नया जोश भरा संताजी धनाजी ने, ताराबाई ने, इन सारों ने मिलके औरंगजेब की बहुत बड़ी आर्मी के साथ, 4 लाख की आर्मी के साथ टक्कर दी। अभी रिलीजियस पॉलिसीज भी औरंगजेब की ऐसी थी जिसके कारण उसको रिवॉल्ट झेलने पड़े। अभी बहुत सारे लोगों पर ऐसा कहा जाता है कि उसने इंपोज किया कि लोगों को धर्मांतरण करने के लिए,
लोगों पर दबाव बनाना शुरू किया कि आप इस्लाम में कन्वर्ट हो। तो ऐसा जो शासक है उसका शासन ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता, और वही हुआ कि औरंगजेब के बाद में उसका शासन डिक्लाइन स्टेट पर बढ़ता गया। अभी उसने जो है अपने राज्य में भांग, ड्रग्स, इस सभी पर बैन लगा दिए थे। अभी म्यूजिक पर भी, जैसे इस्लामिक धर्म में म्यूजिक इसको अच्छा नहीं माना जाता, संगीत को सुनना भी अच्छा नहीं माना जाता, तो उसने औरंगजेब ने म्यूजिक को भी अपने दरबार से और अपने राज्य से बैन कर दिया था। अभी आगे में ये जो झरोखा दर्शन जो प्रथा थी ये अकबर ने शुरू की थी। झरोखा दर्शन क्या है कि राजा सही सलामत है कि नहीं और राजा को सामान्य लोग देख सके, इसके लिए हफ्ते में एक दिन अपने राजमहल की खिड़की से राजा लोगों को दर्शन देता था, जिसको झरोखा दर्शन ऐसे कहा गया है। ये जो प्रथा थी औरंगजेब ने बंद कर दी। ये जो है औरंगजेब की तोम है। महाराष्ट्र में मराठाओं से लड़ते लड़ते यहीं पर औरंगजेब मर गए, तो वो है खुलताबाद में, जो कि आज के औरंगाबाद के पास में है। ये ऐसी औरंगजेब की कब्र है। अभी कहा जाता है कि उस औरंगजेब ने बड़े हिंदू टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय भी किया था, और इसी के कारण हिंदुओं में औरंगजेब बड़ा ही कुप्रसिद्ध है। और 1679 में उन्होंने फिर से जो अकबर द्वारा बंद किया गया जिजिया टैक्स था उसको फिर से शुरू कर दिया। यात्रा कर, पिलग्रिम्स यात्रा कर जो था इसको भी इंपोज कर दिया, इसको भी लागू कर दिया हिंदुओं पर। अभी इसी के कारण राजपूत और सिखों ने रिवॉल्ट्स कर दिए, क्योंकि 1679 के बाद में औरंगजेब की राजपूतों के तरफ देखने की जो पॉलिसी थी, जो अकबर के समय से चालू थी, वो बदल गई। और करके क्या हो गया कि 1679 में राजपूतों ने भी रिवॉल्ट्स कर दिए औरंगजेब के खिलाफ। तो सिखों के भी रिवॉल्ट्स करने का कारण यह था कि सिखों के 9 जो गुरु थे, तेज बहादुर सिंह, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने की, तो वो थे 9 सिख गुरु तेज बहादुर सिंह। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और इसी के कारण सिखों ने भी मुगल एम्परर के खिलाफ रिवॉल्ट्स करना शुरू कर दिया। तो अभी लास्ट स्टेज की तरफ आते हैं, इस मुगल एम्पायर के लास्ट स्टेज की तरफ आते हैं। अभी ये रिलीजियस पॉलिसीज थी औरंगजेब की, जिसके कारण उसको ही, उसके साम्राज्य को ही उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और भारत में औरंगजेब मरने के बाद अवध के नवाब है, बंगाल के नवाब है, हैदराबाद का निजाम है, और मराठा स्टेट था साउथ में। ये छोटे छोटे जो राज्य थे ये स्वतंत्र होने शुरू हो गए, और औरंगजेब के बाद में ही ये जो स्टेट्स थे स्वतंत्र हो गए और इनने अपना खुद का शासन बना लिया। अब ये पर्सनैलिटी और उसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा था औरंगजेब का, जैसे वो मैंने कहा था कि ये खुद ऑर्थोडॉक्स सुन्नी मुस्लिम था, और अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज जो थे इसको खुद को अच्छी तरीके से आते हैं। कहा जाता है कि औरंगजेब खुद का जो डेली खर्चा था वो जो है टोपी सिल कर वो बेचता था, और उसी के आधार पर उसका खुद का खर्चा चलाता था। मतलब एक वेल डिसिप्लिन और काट कसर वाला जिंदगी जीने वाला शासक था औरंगजेब, ऐसा कहा जाता है। दिन में 5 बार वो नमाज पढ़ता था, रमजान के उपवास जो थे वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, और ये एक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे मैंने कहा था, he misunderstood the true nature of मराठा स्टेट। 25 साल लगा दिए लेकिन मराठा स्टेट को वो हरा नहीं पाया। ये बात यहां पर याद रखनी है। अभी कुछ और पॉइंट्स है, इसी के कारण मराठाओं के साथ में उसकी प्रॉब्लम हुई, बट मराठा टिल द एंड ऑफ औरंगजेब, टिल द डेथ ऑफ औरंगजेब मुगलों से टक्कर लेते रहे। अभी क्या होता है कि औरंगजेब के बाद उसके जो पुत्र यहां पर शासन करने के लिए आते हैं, तो उनका भी नियंत्रण उतना ज्यादा नहीं रहता, और जैसे मैंने कहा था कि छोटे छोटे राज्य हमारे भारत में बिल्डअप होने शुरू होते हैं। तो कैसे कि
यही से हमें एक नया सिला शुरू होते दिखाई देता है इंडियन हिस्ट्री में, और इसी का परिणाम है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। भारत में यूरोपियन कंट्रीज का आगमन शुरू हो गया था और उनकी जो कॉलोनीज थी वो भारत में बननी शुरू हो गई थी। अभी इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ और विस्तार कैसे हुआ ये भी हम जानेंगे। तो मुगल एम्परर पीरियड में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मुगल एम्परर का फाउंडेशन किसने रखा? बाबर ने। बाबर ने राणा संगा के साथ जो लड़ाई लड़ी थी, खनुआ की लड़ाई, और बाबर ने 4 साल तक ही यहां पर राज किया। उसके बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं की बिलग्राम की लड़ाई किसके साथ में हुई? हुमायूं की लड़ाई हुई शेरशाह सूरी के साथ में। अब हुमायूं का लड़का जो था अकबर, अकबर ने हेमचंद्र विक्रमादित्य के साथ में पानीपत की दूसरी बैटल लड़ी। अभी दूसरी बैटल होने के बाद अकबर यहां पर आया। अकबर ने यहां पर बड़े ही सेक्युलर स्टेट उसका था। उसने रिलीजियस डिस्कशन के लिए फतेहपुर सिकरी नामक इस गांव में किस इमारत की स्थापना की? तो वो था इबादत खाना। याद रखो, अभी इबादत खाना के बाद उसने मनसबदारी सिस्टम लाया था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है मनसबदारी, ये पॉइंट याद रखना है। अभी अबुल फजल नामक एक विद्वान जो था, नवरत्न दरबार में से एक था अबुल फजल। इस अबुल फजल ने अकबर का ऑटोबायोग्राफी लिखा है, सॉरी उसको बायोग्राफी कहते हैं। अकबर की बायोग्राफी किसने लिखी? तो वो है अबुल फजल, जिसको बाबरनामा के नाम से जाना जाता है। ये बाबरनामा 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने? 3 पार्ट्स में। अभी पहला जो पार्ट है उसमें ये जो अकबर है इसके पूरे पूर्वजों के बारे में जानकारी दी है। दूसरा जो पार्ट है उसमें भी अकबर के ही पूर्वजों के बारे में जानकारी दी गई है। अभी तीसरा जो पार्ट है यह सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसको हम आईने अकबारी के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? आईने अकबारी। तो ये आईने अकबारी में क्या दिया गया है कि अकबर का राज्य कैसा था, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटलमेंट कैसे थे, कैसे विभाग थे, ज्योग्राफी कैसी थी भारत की। तो ये सारे इंफॉर्मेशन जो है वो आईने अकबारी में मिलता है। आईने अकबारी क्या है? अकबरनामा का तीसरा पार्ट है। अकबरनामा किसने लिखा? तो वो था अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबरनामा, ये जो है ये बायोग्राफी है अकबर की, जो अबुल फजल ने लिखी है। तो आगे में टोडरमल नाम के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है अकबर के। इन्होंने लैंड रेवेन्यू में बड़े ही बदलाव लाए अकबर के समय में। जाट और सवार क्या है ये भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जहांगीर। जहांगीर जो थे वो चित्रकला के बड़े ही भोक्ते थे, चित्रकला उनको बड़ा ही प्रिय था। उनका एडमिनिस्ट्रेशन किसने संभाला? तो वो थी नूरजहां। उसके बारे में भी हमने पढ़ा है। अभी आगे आने वाला शासक कौन था? वो था शाहजहां। शाहजहां ने किस इमारत का निर्माण किया? लाल किला, ताजमहल, तख्ते ताउस, इसकी निर्मित शाहजहां ने की। अभी शाहजहां के बाद में आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया? तो औरंगजेब ने दारा शुकों के साथ, अपने खुद के भाई के साथ ही लड़ाई लड़ी, उसको मार के वो खुद अपना शासक बन गया, मुगल एम्परर बन गया। अभी इसके पीरियड में रिवॉल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मराठों का रिवॉल्ट है, जाट्स का रिवॉल्ट है, सिखों का रिवॉल्ट है। तो ये रिवॉल्ट्स उसके पीरियड में होते हैं। इसी के पीरियड में अंग्रेजों ने 1686 में बैटल्स भी लड़ी थी। हालांकि अंग्रेज हार गए थे, बट याद रखो कि ये बैटल्स इंपॉर्टेंट इसके लिए है क्योंकि अंग्रेजों ने ये सबसे पहली बैटल लड़ी थी किसी भारतीय राजा के साथ। ये पहली बैटल थी, तो ऐसी ये याद रखना है। अभी मुगल एम्परर डिक्लाइन स्टेट की तरफ क्यों बढ़ता गया, इसके कुछ स्टेटमेंट्स आपको पूछे जाते हैं कि नीचे गए कारणों में से कौन से कारण ऐसे थे जो मुगल एम्परर के डिक्लाइन स्टेट के लिए कारणीभूत थे, कॉजेस थे। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद में सब पता चलना चाहिए कि क्या कारण थे, और आपको उसी के लिए आज का पूरा लेक्चर, उसमें भी औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी आपको समझनी पड़ेगी, पॉलिटिकल पॉलिसी औरंगजेब की आपको समझनी पड़ेगी। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, जिसका नाम था मुगल एम्परर। थैंक यू।